वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। परिसंचरण तंत्र हम पढ़ रहे थे। पिछले 4 लेक्चरों में हमने क्या क्या कवर किया, एक बार आप देखना चाहे तो देख लें। आज हमें 5वां लेक्चर देखना है, जिसमें हम हार्ट की आंतरिक संरचना को देखने वाले हैं हृदय होता कहां पर है। हृदय के बारे में बहुत सारी जानकारी आज हमें मिलने वाली है। एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट को कवर करेंगे और बहुत सारे डायग्राम आज मैं आपके सामने लाने वाला हूं, जिसके थ्रू मैं एक एक पॉइंट को एनसीईआरटी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करूंगा। तो आज बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं हार्ट की आंतरिक संरचना। तो हृदय की आंतरिक संरचना हम देखें उससे पहले आप ये जाने कि हृदय पाया कहां पर जाता है, वास्तविकता में हृदय कहां पर होता है, कहां पर स्थित होता है। बहुत सारी जानकारी क्योंकि हमें आज हृदय के बारे में देखनी है। तो देखिए, अगर मैं हृदय की बात करता हूं तो सभी को पता होगा हृदय फेफड़े के बीचों बीच पाया जाता है। जनरली सबको यही पता होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्यूरेट तरीके से देखा जाए तो हृदय जो रहता है वो फेफड़े के बीचों बीच नहीं रहता, सेंटर में नहीं रहता। ये हमेशा लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। अगर आप डायग्राम में देखें, सामने प्यारा सा डायग्राम मैंने आपके लिए लाया है। थोड़ा सा यहाँ पर देखने में आपको शायद ना दिखे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। आप ये देखिए, जो हृदय दिख रहा है, ये जो हृदय दिख रहा है, आप अगर देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। तो जनरली हम ये नहीं बोलेंगे कि जो हृदय है वो सेंटर में पाया जाता है। हम ये सेंटेंस के यूज करेंगे कि जो हृदय है वो फेफड़े में बीचों बीच हल्का सा लेफ्ट की ओर झुका हुआ पाया जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या। और ये होता कहां है, पसलियों के बीच में होता है। पसलियों के बीच में जो मध्यावकाश होता है ना, वहां पर ये पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एक बात आती है कार्डियक नोच की। अगर मैं हृदय की बात करता हूं, देखिए अगर मैं हृदय की बात करता हूं तो पहले मैं आपको एक फेफड़े का डायग्राम ऐसे ही बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने एक फेफड़े का डायग्राम बना दिया। इसमें मैं क्या समझाना चाहता हूं, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये यहां पर जो मैंने इस चीज को बनाया, इसको मैं बोलता हूं कार्डियक नोच। क्या बोलता हूं, कार्डियक नोच। यहीं पर जो हृदय है, इसी के जस्ट पीछे हृदय होता है। यहाँ पर स्पेस क्यों होता है कि जो हृदय है वो घर्षण वगैरह ना खाए, और इसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। मतलब जो हृदय कहां पर पाया जाता है, हृदय फेफड़े में जो कार्डियक नोच होती है उसी के पीछे तिरछा हल्का लेफ्ट की तरफ झुका हुआ पाया जाता है। समझ में आया क्या, आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वजन की, इसके भार की बात करते हैं, कितना इसका वेट होता है। तो जनरली अगर मैं ऑन एवरेज की बात करता हूं तो 300 ग्राम मतलब 300 ग्राम का हमारा हृदय होता है। जनरली एक औसत वेट लिया गया है, इससे कम या ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई क्या। अब अगर मैं इसकी आकृति की बात करूं तो ये हमेशा मुट्ठी नुमा होता है, मुट्ठी की तरह दिखता है। अभी मैं हृदय आपको दिखाऊंगा तो ये मुट्ठी की तरह दिखता है और ये शंक्वाकार होता है। मतलब शंक्वाकार कैसे होता है, अगर मैं शंक्वाकार की बात करूं तो ये शंक्वाकार जिसको हम बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे जनरली तो ये ऐसे डायग्राम में ही दिखेगा। ये देखिए, इसका शेप देखिए तो हमेशा थोड़ा सा शंक्वाकार जैसे आपको दिख रहा हो, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये देखने में मुट्ठी नुमा या शंक्वाकार होता है। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक एक पॉइंट मैंने आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर किए हैं। मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं दिखाना चाहता हूं आपको हार्ट। तो हार्ट देखने पर आप देखिए, यहाँ पर ये हार्ट है, ये कैसा दिख रहा है, ये एक मुट्ठी नुमा आकार का दिख रहा है कि नहीं। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो मुट्ठी नुमा आकार का दिख रहा है, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई। अब हम क्या बात करने वाले हैं, वॉल की बात करने वाले हैं, भित्तियों की बात करने वाले हैं। जनरली आपको पता है, अगर मैं मेम्ब्रेन भी पढ़ाता हूं, सपोज दैट अगर मैं त्वचा के बारे में पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं मेम्ब्रेन की बात करूंगा और इसकी भित्तियों की बात करूंगा। तो यहाँ पर भी कुछ मेम्ब्रेन और भित्तियां पाई जाती हैं। जनरली जो मेन इंपॉर्टेंट वाली भित्तियां हैं वो 2 होती हैं। अब मैं हृदय को अंदर की तरफ से देखना स्टार्ट करता हूं। अभी मैंने ये आपको बताया हृदय लोकेटेड कहां होता है, स्थित कहां होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हृदय को मैं देखना चाहता हूं, हृदय की भित्तियों को मैं अंदर से देखना चालू करता हूं, या तो आप बाहर से नहीं कर सकते, तो हम अंदर से कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अंदर से देखना चालू करूं, अगर मैं हृदय को काटूं और हृदय को स्पर्श करूं, अंदर से स्पर्श करूं, तो मैं देखूंगा कि खुरदुरा सा हृदय होता है। मतलब अंदर वाली जो सतह है वो खुरदरी होती है। इसका रीजन क्या है भैया, देखो हृदय का मेन काम है ब्लड को पंप करना। अब अगर देख, तू मेरी बात समझ, अगर ऐसा हो कि हृदय अंदर से चिकना हो तो हृदय क्या करेगा, जब ब्लड पंप कर रहा होगा उस समय हृदय पर जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर अंदर की सतह खुरदुरी है तो फोर्स डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण जो फोर्स है वो कम हो जाता है। कम होने के कारण हृदय के फटने वगैरह के चांसेस भी कम रहते हैं।
रीजन यही है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो अंदर की सतह होती है वो खुरदुरी होती है और उस खुरदुरी सतह को हम बोलते हैं कि ये कंघाकार सतह है। कंघाकार कहने का क्या मतलब है, ठीक वैसे ही कि आप गीली सतह हो या तो आप एक चीज, एक एग्जांपल को समझिए, गीला आटा रखा हुआ है, आपने आटा लगाया और आटा रख दिया और एक कंघी ली और उसे आटा में ऐसे चला दिया, तो आप देखेंगे कि कुछ खुरदुरापन उस पर आ जाएगा और उसी को हम बोलते हैं कंघी जैसे की संरचना है। मतलब कंघी से कोई चीज चला दी जाए, उसके बाद जो खुरदरापन आता है उसको हम बोलते हैं कंघीकार कोशिकाएं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कंघाकार सतह। ठीक है, तो जो अंदर वाली सतह होती है उसको मैंने क्या कहा, उसको मैंने कहा एंडोकार्डियम, और ये सतह कैसी होती है, कंघाकार होती है। ये सतह कैसे होती है, कंघाकार होती है, कंघाकार। ठीक है, ये कंघाकार होती है। अब जस्ट इसके बाद वाली सतह की अगर मैं बात करता हूं, भित्ति की बात करता हूं, तो इसको मैंने क्या बोला, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है वो सबसे मोटी भित्ति होती है। क्या, सबसे मोटी भित्ति होती है, इसको मैं लिखे दे रहा हूं, सबसे मोटी भित्ति। ठीक है, ये सबसे मोटी भित्ति है और इसी के ऊपर डिपेंड करता है हृदय भित्ति की मोटाई। मतलब कहने का ये है कि भैया हृदय की भित्तियां कितनी मोटी होंगी ये डिपेंड करता है मायोकार्डियम पर। जितनी मोटी मायोकार्डियम उतनी मोटी हृदय की भित्ति। अगर आप अन्य जानवरों में देखेंगे तो कई जानवरों में हृदय भित्ति बहुत मोटी होती है, तो हम वहां पर ये बात करेंगे हृदय भित्ति मोटी क्यों हुई, क्योंकि मायोकार्डियम वहां पर मोटी है। सबसे ज्यादा स्पेस लेने वाली और सबसे ज्यादा मोटी सतह कौन सी होती है, मायोकार्डियम, जिसे बोलते हैं मायोकार्डियम भित्ति। समझ में आया क्या, दो भित्तियां आपने देखी। अब हम बात करने वाले हैं मेम्ब्रेन की। जो हृदय है उसको एक मेम्ब्रेन घेरती है, चारों तरफ से उसको घेरे रहती है। अब मैं उस मेम्ब्रेन की बात करता हूं, यहां पर मैंने एक सपोज दैट मेम्ब्रेन की बात की। अब ये क्या है, ये सपोज दैट हृदय है। ठीक है, ये हृदय है, ध्यान से मेरे डायग्राम को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अगर मैं इसको हृदय बोलता हूं और हृदय को एक मेम्ब्रेन घेरे हुई है, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ से इसको मैं कुछ और बोलने वाला हूं और अंदर की तरफ से मैं इसको कुछ और बोलने वाला हूं। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन भी टू टाइप्स की हो सकती है। अगर मैं इसको बाहर से देखता हूं, तो मैं इसे बोलता हूं पेराइटल पेरिकार्डियम। लेकिन अगर मैं इसको अंदर से देखता हूं तो मैं इसको बोलता हूं विसरल पेरिकार्डियम। ध्यान से देखिए और डायग्राम को समझिए। अगर मैं इसको बाहर से देखा तो मैंने क्या बोला, पेराइटल पेरिकार्डियम, और मैंने इसको अंदर से देखा तो इसको मैंने क्या बोला, विसरल पेरिकार्डियम। समझ में आया क्या, इन दोनों पेरिकार्डियम झिल्लियों के बीच, इन दोनों पेरिकार्डियम झिल्लियों के बीच एक कैविटी पाई जाती है, मींस गुहा पाई जाती है। इस गुहा को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल गुहा। क्या बोलते हैं बच्चा, पेरिकार्डियल गुहा। पेरिकार्डियल गुहा कहां पर पाई जाती है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीचों बीच। ये स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये जो स्पेस दिख रहा है यही क्या है, यही गुहा है। डायग्राम से चीजों को समझिए, कभी याद नहीं करना पड़ेगा, जब भी लिखने की जरूरत पड़ेगी दिमाग अपने आप चीजों को बताएगा। अगर आपने डायग्राम नहीं समझा तो हमेशा आप चीजों को रटेंगे, बायोलॉजी हमेशा रटने बेस पर आपकी चलेगी। इसलिए कहता हूं डायग्राम को समझिए, पॉइंट में बाद में लिखा दूंगा, पहले आप डायग्राम को समझिए। तो आपने क्या देखा, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक गुहा पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। अब पेरिकार्डियल कैविटी में एक प्रकार का द्रव भरा होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव्य। अब ये जो पेरिकार्डियल द्रव्य है इसका काम क्या है, ये पाया कहां जाता है, तो पहले मैंने बता दिया पेरिकार्डियल कैविटी पर, पेरिकार्डियल गुहा पर ये पाया जाता है। इसका वर्क क्या है, घर्षण को कम करना और सुरक्षा प्रदान करना। जितनी भी मेम्ब्रेन है, जितनी भी भित्तियां हैं, जनरली वो सुरक्षा प्रदान करती हैं जिस भी अंग पर पाई जाती हैं। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, विसरल पेरिकार्डियल और पेराइटल पेरिकार्डियल के बीच में गुहा पाई जाती है। उस गुहा में एक द्रव्य पाया जाता है जिसको मैं बोलता हूं पेरिकार्डियल द्रव्य, पेरिकार्डियम द्रव्य। और इसी पेरिकार्डियम द्रव्य में क्या पाया जाता है, इसी पेरिकार्डियम द्रव्य में सुरक्षा का गुण पाया जाता है, ये सुरक्षा करता है। और सपोज दैट चीजों को समझिए, अगर मैं एक गुब्बारा ले लूं, अगर मैंने एक गुब्बारा लिया और गुब्बारे को एक नीचे ग्लास में लगा दूं, नीचे एक ग्लास है, ऊपर एक गुब्बारा है। अब अगर मैं ऊपर से कुछ चीजें फेंकता हूं तो पहले गुब्बारे पर जाएंगी, गुब्बारा प्रेशर क्या करता है, गुब्बारा प्रेशर को रिलीज कर देता है, डायरेक्ट नीचे नहीं लगने देता। अगर मैं गुब्बारे में कोई भी चीज फेंकता हूं तो ऐसे जाएगा, थोड़ा सा गुब्बारा दबेगा और फिर वो चीजें हट जाएंगी। ठीक वैसा यहां पर भी होता है। जो ये कैविटी पाई जाती है उसमें जो द्रव्य पाया जाता है, हल्का सा अगर कभी दबाव भी हो जाए, हल्का सा कभी घर्षण भी आ जाए,
हृदय में, तो डायरेक्ट हृदय तक नहीं जाने देता है, हृदय की भित्तियों तक नहीं जाने देता है। ये मेन काम है इसका, सुरक्षा और बाहरी आघातों से और घर्षणों से सुरक्षा करना, ये मेन इसका वर्क हो जाता है। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा हृदय, सिंपल सा हृदय सामने आपको दिख रहा होगा। मैंने हृदय को ऐसे काट दिया, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैंने हृदय को ऐसे काटा है। अगर मैंने हृदय को लिया, ये मेरा हृदय है, तो मैं हृदय को ऐसे काट रहा हूं, मैं हृदय को ऐसे काट रहा हूं, ठीक है। मतलब हृदय को हमें इस तरह नहीं काटना। सपोज दैट मुझे काटना है आपको, मैं हृदय हूं, तो मुझे इस तरह नहीं काटना, मुझे इस तरह काटना है, ठीक है, ताकि हम उसकी आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन कर सकें। आंतरिक संरचनाओं का, जब भी आप किसी के भी आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करिए तो उसको ऐसे मत काटिए, उसको काटिए तो ऐसे काटिए, ताकि उसकी आंतरिक संरचना ज्यादा एक्यूरेट तरीके से आपको दिखे, ताकि आप अध्ययन भी ज्यादा अच्छी तरीके से कर सके। अब ये हर्ट लिया मैंने, हर्ट को मैंने ऐसे काटा, तो जनरली जो संरचना मुझे दिखी वो ऐसे दिखी। सामने देखिए कटा हुआ हृदय दिख रहा है, ये वाला जो हृदय दिख रहा है ये एकदम कटा हुआ हृदय है, और इसको हमें समझना है। जब मैंने इस पर झांका, जब मैंने इस पर देखा, तो मैंने देखा मुझे 4 तरीके के कोष देखने के लिए मिले, 4 तरीके के खाने देखने के लिए मिले। नंबर फर्स्ट खाना, ये क्या है, नंबर फर्स्ट खाना, ये क्या है, नंबर सेकंड खाना, ये क्या है, नंबर थर्ड खाना, और ये क्या है, नंबर फोर्थ खाना। जितनी चीजें मैं समझा रहा हूं, चीजों को समझने की डायग्राम के थ्रू कोशिश करिएगा, ठीक है। 4 खाने देखने के लिए मिले। ऊपर वाले खाने को मैंने कहा एट्रियम, नीचे वाले खाने को मैंने कहा वेंट्रिकल। हिंदी में मैंने कहा ऊपर वाले को अलिंद, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, इसको मैंने क्या कहा, अलिंद, ठीक है, और इसको मैंने क्या कहा, नीलय, इसको मैंने क्या कहा, नीलय, ठीक है। तो ऊपर वाले जो खाने होते हैं, 2 खाने ऊपर होते हैं, 2 खाने नीचे होते हैं। ऊपर वाले खाने को हम बोलते हैं अलिंद, नीचे वाले खाने को हम बोलते हैं नीलय। अगर मैं हृदय को ऐसे देखूं, अगर मैंने हृदय को इस तरह देखा, तो अब ये लेफ्ट और राइट में बढ़ जाता है, लेफ्ट और राइट में बढ़ जाता है। अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूं तो एक अलिंद और एक निलय होता है, और अगर मैं राइट की बात करता हूं तो एक निलय और एक अलिंद होता है। दोनों बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब चीजों को समझिएगा। यहां पर मुझको कुछ और भी संरचनाएं देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें मैं राउंड राउंड कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं वॉल्व, इसको मैं बोलता हूं गेट। यहां पर जनरली 4 तरीके के गेट भी देखने के लिए मिले हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलिंद और निलय की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या देखा था, 4 कोष देखे थे, ऊपर वाले कोष अलिंद थे, नीचे वाले कोष निलय थे। अब मैं अलिंद की बात करता हूं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट होता है, हृदय कैसे उसको पंप करता है, तब आपको बहुत सारी चीजें और समझ में आएंगी। अभी मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, जनरली वो पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। देखिए हृदय का काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है। और हृदय का ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से समझिएगा, जो लेफ्ट निलय है ये क्या करता है, बॉडी तक, इसका काम है भाई बॉडी तक ब्लड को पहुंचाना। और ये वाले का काम क्या है, इसका काम है लंग्स तक ब्लड को पहुंचाना। इन दोनों का काम जो है वो एक मजबूत काम हो जाता है, मतलब इनको पंपिंग में सबसे ज्यादा भूमिका निभानी पड़ती है, ठीक है। अब अगर मैं अलिंद की बात करता हूं तो अलिंद ज्यादा पंपिंग में भूमिका, इनका कुछ काम है, इनका एक ही काम है भैया। अलिंदों का काम क्या है, अलिंदों का काम ये है कि जब अलिंदों में ब्लड आता है तो उसको निलय में भेज देना। मतलब ऊपर वाले कोष का काम क्या है, जब उनमें ब्लड भर जाए तो नीचे वाले कोष में भेज दो, सिंपल सा काम है, ज्यादा दूर तक तो पंप नहीं करना है। इसी कारण से अगर मैं अलिंद की बात करता हूं तो अलिंदों की जो भित्तियां होती हैं वो पतली होती है। रीजन क्या है भैया, भित्तियां पतली होने का रीजन ये है कि इनको पंप तो करना नहीं है, इनमें ज्यादा प्रेशर नहीं डेवलप होता। प्रेशर डेवलप नहीं होता तो भित्तियां मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फटने के कोई चांसेस है नहीं है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में 2 होते हैं, पहले ही मैंने बता दिया। और ये पतली भित्तियां वाले होते हैं, इनकी दीवारें पतली होती हैं। द रीजन इज कि इनमें जो प्रेशर है वो कम डेवलप होता है, और जिसमें प्रेशर ही कम डेवलप हो रहा है, भित्तियां मोटी होने का कोई चांसेस है नहीं। दोनों अलिंद, मैंने क्या कहा, 2 अलिंद पाए जाते हैं, ऊपर 2 अलिंद पाए जाते हैं। दोनों अलिंद एक खांच द्वारा डिवाइड होते हैं, जिसको मैं बोलता हूं अंतरह अलिंद खांच। निलय में भी एक खांच पाई जाती है, जिसको मैं बोलता हूं अंतरह निलय खांच। अंतरह वर्ड आपको याद रखना है, बाकी जिसका पूछा जा रहा है, अगर अलिंद का पूछा जा रहा है तो अलिंद जोड़ देना है, निलय का पूछा जा रहा है तो निलय जोड़ देना है। अंतरह अलिंद खांच, अंतरह निलय खांच, 2 खांचे पाई जाती हैं। और ये खांच क्या करता है, ये खांच थोड़ा सा, अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यह खांच बाईं ओर होने के कारण,
ये थोड़ा सा बाईं ओर झुकी होती है, जिसके कारण दायां अलिंद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं एक बार बात जब पहले मैं समझा देता हूं अलिंद और निलय, फिर लास्ट में आपको ये दिखा दूंगा कौन किससे कितना बड़ा है। ये चीज अगर आप याद भी नहीं रखेंगे, मेन पॉइंट कितने हैं, ये संख्या में 2 होते हैं, ये कौन सी खांच द्वारा डिवाइड होते हैं, इनकी दीवारें कैसी होती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं और निलय की बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा था जो निलय है, जो लेफ्ट वाला निलय है, वो पूरे बॉडी में, ये जो लेफ्ट वाला निलय है, मैंने अभी भी आपको बताया था, ये पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड को फ्लो कराता है, और ये कहां पर ले जाता है, ये लंग्स तक ले जाता है। तो जनरली मैंने क्या कहा था कि जिसका जितना पंप कराने का काम है, जिस पर जितना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसकी भित्तियां, उसकी दीवारें उतनी ही मोटी होंगी। तो अगर मैं लेफ्ट वाले अलिंद की बात करता हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, अगर मैं इस लेफ्ट अलिंद की, निलय की बात करता हूं, तो निलय का काम है पूरे बॉडी पर ब्लड को ले जाना। मतलब यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, और सबसे ज्यादा प्रेशर होने के कारण जो लेफ्ट वाला निलय है, उनकी भित्तियां सबसे मोटी होती हैं, और ये छोटा कोष होता है। क्यों छोटा होता है भाई? भित्तियां मोटी हो गई तो स्पेस बचा नहीं, तो ऑटोमेटिक ये छोटा हो गया। छोटा, और भित्तियां क्यों मोटी थी? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है। प्रेशर यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि भैया पूरे बॉडी पर ब्लड ले जाता है। ठीक है, यहां पर भी अंतरह निलय खांच पाई जाती है, जो कि डिवाइड करती है दोनों निलय को। नीचे 2 कोष पाए जाते हैं, जिन्हें मैंने निलय कहा था, दोनों कोष अंतरह निलय खांच द्वारा डिवाइड रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये संख्या में 2 होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अंतरह निलय खांच द्वारा ये विभक्त रहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। पेशियां इनकी क्या होती हैं भैया? पेशियां इनकी मोटी होती हैं। दायां निलय का काम है फेफड़ों तक रुधिर को ले जाना, मैंने पहले ही बता दिया। दाएं निलय का काम क्या है? दाएं निलय मतलब इसको मैं बोलता हूं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का काम क्या है? लंग्स तक ले जाना। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है? बॉडी तक ले जाना। ठीक है, बॉडी तक क्या ले जाना? ब्लड को ले जाना। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, मैंने अभी आपको बताया कि भाई हृदय में मैंने जितने भी कोष थे, चारों कोष के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अलिंद और निलय के बारे में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से डिटेल में कवर किया। अब मैं कुछ संरचनाएं और देखता हूं। अगर आप इनको देखिए, जहां पर मैं राउंड कर रहा हूं उनको देखिए, तो यहां पर ये क्या है? ये वाल्व है। 4 तरीके की वाल्व पाई जाती हैं। 4 तरीके की वाल्व पाई जाती हैं, जिनमें से 3 वाल्व एक जैसी देखने पर लगती हैं, लेकिन एक वाल्व हमेशा, एक वाल्व सबसे अलग होती है। इसको मैं और डिटेल में कल पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड सर्कुलेशन। अभी आप इतना याद रखिए कि ये जो 2 वाल्व होती हैं, जो 2 वाल्व होती हैं, जो कि निलय पर पाई जाती हैं, जो कि निलय पर पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं? अर्धचंद्राकार कपाट, जो कि किस पर पाई जाती है? निलय पर पाई जाती है। अलिंद और निलय के बीच, अलिंद और निलय के बीच भी 2 कपाट पाए जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट वाले के, ये है क्या? ये लेफ्ट है, इसको मैं बोलता हूं द्विवलय कपाट, द्विवलय कपाट। और ये जो राइट पर पाया जाता है, ये जो राइट पर पाया जाता है, इसको मैं बोलता हूं त्रिवलय कपाट। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए, 4 तरीके की वाल्व पाई जाती हैं। मैंने क्या कहा था? ऊपर वाले कोष कौन से हैं? अलिंद हैं। नीचे वाले कोष कौन से हैं? निलय हैं। अलिंद से ब्लड गिरता है किस पर? निलय पर। और अलिंदों में, दोनों अलिंदों पर 2 कपाट पाए जाते हैं। एक राइट वाले पर कौन सा पाया जाता है? राइट वाले पर त्रिवलय कपाट पाया जाता है, और लेफ्ट वाले पर द्विवलय कपाट पाया जाता है। रीजन मैं आपको बताऊंगा जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा, वहां पर कपाटों के बारे में मैं और डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी आप स्थिति को जानिए। अभी मैं क्या कर रहा हूं? हार्ट को देख रहा हूं, मुझे क्या दिखा है ये मुझे बताना है, उसका रीजन मुझे बताना है किस पर? ब्लड सर्कुलेशन वाले पर। जैसे जैसे आते जाएंगे मैं रीजन आपको बताता जाऊंगा। मैंने 4 कोष देखे, ऊपर वाले अलिंद थे, नीचे वाले निलय थे। मैंने 4 गेट देखे। जो निलयों पर पाया जाता है उसको मैंने कहा अर्धचंद्राकार कपाट। जो अलिंद और निलय के बीच में गेट पाए जाते हैं, वो अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूं तो वहां पर क्या होता है? वहां पर द्विवलय कपाट होता है। और अगर मैं राइट की बात करता हूं तो वहां पर त्रिवलय कपाट होता है। ये मुझे देखने पर दिखी
कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड सर्कुलेशन, कैसे ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है, वहां पर भी इन कपाटों की चर्चा डिटेल में करूंगा। मैं ये बताऊंगा क्यों यहाँ पर त्रि और द्विवलय कपाट पाया गया, ये सबसे अलग क्यों हुआ द्विवलय कपाट, ये मैं कल ही डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं हृदय के प्रकार पर। हृदय को हमने कैसे डिवाइड किया, इनके प्रकारों को कैसे हमने डिवाइड किया, चैम्बर के हिसाब से। मतलब जो हृदय में कोष पाए जा रहे हैं, 4 कोष जनरली पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं कि हमेशा 4 कोष पाए जाएंगे। इन पर 1 कोष भी हो सकता है, 2 कोष भी हो सकता है, 3 कोष भी हो सकता है, 4 कोष भी हो सकता है। उसी के हिसाब से हमने हृदय के प्रकार बना दिए। ठीक है, अगर मैं एक चैम्बर की बात करता हूं तो आकाशेल्कुए में पाया जाता है, और अगर मैं 2 चैम्बर की बात करता हूं तो फिश में पाया जाता है। फिश में कैसे पाया जाता है 2 चैम्बर, देखिए फिश का हृदय कुछ ऐसे आपको देखने पर दिखेगा। ठीक है, ऊपर वाले क्या है, ये एट्रियम हो गए, ये वेंट्रिकल हो गए, ये फिश का हो गया, इसमें 2 चैम्बर ही पाए जा रहे हैं। अगर मैं त्रिकोष्ठी की बात करता हूं, मतलब उभयचर और सरीसृप, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अगर मैं बात करता हूं मगर और एलिगेटर की, इनमें 4 चैम्बर पाया जाता है। इन दोनों में कौन सा चैम्बर पाया जाता है भाई, 4 चैम्बर पाया जाता है। कौन सा, 4 चैम्बर पाया जाता है। ठीक है, और मैं 4 चैम्बर वाले की बात करता हूं तो स्तनधारी हो गए, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब क्या होते हैं, 4 चैम्बर वाले होते हैं। हम कौन से भैया, 4 चैम्बर हमें पाया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जनरली पूछेगा क्या, यहाँ पर हाँ एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, इस डायग्राम को आप समझिए। जब मैं 3 चैम्बर की बात करता हूँ, मतलब 3 चैम्बर की बात करता हूँ, तो ऊपर वाले 2 चैम्बर जो होंगे वो 2 अलिंद हैं, 2 अलिंद और एक निलय, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक चैम्बर में कोई डाउट नहीं है, 2 चैम्बर में क्या होता है, एक निलय और एक अलिंद होता है। 3 चैम्बर में 2 अलिंद होते हैं ऊपर और एक नीचे क्या होता है, निलय होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी भी आपसे पूछेगा तो 3 चैम्बर से या तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, 3 चैम्बर से या तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, या तो अपवाद पूछा जाएगा, मगर और एलिगेटर जो कि उभयचर और सरीसृप में ही आते हैं, लेकिन इनमें 4 चैम्बर पाया जाता है। या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 3 चैम्बर हैं उसमें कितने अलिंद और कितने निलय पाए जाते हैं। डायग्राम सामने है, 2 अलिंद पाया जाता है और एक निलय पाया जाता है। यहां से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। और चतुर्थ वाले से तो मैंने आपको बताया, पूरा डिटेल में आपको हृदय में दिखाया, हृदय को चीर कर दिखाया, उसके अंदर की संरचनाएं दिखाई, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में कवर की। एक डायग्राम सामने है, हिंदी वालों के लिए है। अगर हिंदी में कोई वर्ड देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस डायग्राम को अपने अपने नोट्स में जरूर बनाइएगा। सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। बहुत सारी चीजें अभी मैंने हार्ड की नहीं बताई, जैसे मैंने नोट वगैरह के बारे में नहीं बताया, ऐसे नोट पाया जाता है, एन नोट पाया जाता है, ये सब चीजें मैंने नहीं बताई। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्ट बीट, वहां पर मैं आपको बताऊंगा ताकि चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, यहां पर बता दूंगा तो आप डाउट में आ जाएंगे। अभी जितनी संरचनाएं मेन थी मैंने आपको बता दिया। अब मैं नोट वगैरह के बारे में नहीं बताया, जैसे मैंने बताया गेट के बारे में, मैंने बताया कपाट के बारे में, वहां पर मैंने डिटेल में चर्चा नहीं की, क्योंकि कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्लड सर्कुलेशन, जहां पर मैं इसकी डिटेल पर चर्चा करूंगा, समझाते हुए बताऊंगा कि इनका महत्व क्या है। ठीक है, वो चीजें वहीं पर क्लियर होंगी। जैसे जैसे आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं आप वैसे वैसे पढ़िए। एनसीईआरटी का सिंगल पॉइंट नहीं छूटेगा, हर एक चीज बेहतरीन तरीके से कवर होगी, क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। ऐसे ही हम लेक्चर को कवर करेंगे, कहीं भी सिंगल भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए लेक्चर कैसे बनते हैं, कितनी मेहनत लगती है, क्या कैसे, कुछ आपको केवल कमेंट करना है। आपको ये बताना है कि मुझे कहां पर समझ में आ रहा है, मुझे कहां पर समझ में नहीं आ रहा है, बस हमें आपसे केवल इतना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, या नेक्स्ट लेक्चर पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सर्कुलेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करवाऊंगा। बहुत ही अच्छी मैंने डायग्राम इस पर बनाए हैं ताकि डायग्राम के थ्रू चीजों को क्लियर कर पाऊं। ठीक है।